जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, डिटरमिन द रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अबव एडजस्टमेंट्स इफ़ एनी। अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो आप इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें और बताएं। मेजरली दो एडजस्टमेंट्स नज़र आ रही हैं हमें क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें एडजस्टमेंट नंबर 2 जो कि आसान है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जो कि परचेज़ की गई थी 200 मिलियन की, लोन टेकन था टू फाइनेंस द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 15% पर, इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर वाज कैपिटलाइज्ड। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपने ख़रीदी है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, वो एक्सपेंस में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका ऐसा एसेट है जो आपने खुद डेवलप किया है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, तब उसने इंटरेस्ट ने कैपिटलाइज होना था IAS 23 के तहत। तो इसके अंदर फिर हमें क्या करनी थी, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी थी और हमने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस कर दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर लिया हुआ था, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमने पास करनी थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कम कर देना था। अब एक छोटा सा रूल है कि प्रॉफिट की नेचर होती है क्रेडिट, एसेट की नेचर होती है डेबिट और लायबिलिटीज़ की नेचर होती है क्रेडिट। अब जब मैंने एंट्री पास की, इंटरेस्ट एक्सपेंस को किया डेबिट, तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्रेडिट, तो डेबिट में से क्रेडिट लेस होता है, तो ये भी क्या हो गया, लेस हो गया। दूसरी एडजस्टमेंट थी इफ्रिक 1 से रिलेटेड इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या है, 30 जून 23 पर डिसपेंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम इनिशियल एस्टीमेट ऑफ 30 मिलियन टू 40 मिलियन। लायबिलिटी हमारी 30 जून 23 के ऊपर 30 मिलियन से 40 मिलियन पर चली गई। फर्दर फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन दैट डेट वाज असेस्ड एट 112 मिलियन। 112 मिलियन असेस्ड हो गया है। और ये देखना है ये नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता है या इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो ये नेट है, तो इसका मतलब जो सी भी वैल्यू बनेगी उसको ऐड अप कर देंगे हम 112 मिलियन के अंदर। कोई काउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग, हमने कोई उससे रिलेटेड एंट्री पास नहीं की है। प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years व्हेन इट वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 21। हमारा ईयर एंड था 30 जून 23, तो 2 साल पहले हमने इसको ख़रीदा था। 30 जून 22 आया, 30 जून 23 आया, 2 साल गुजर चुके हुए थे, बाकी रह गए 3 साल। 5 साल में से 2 साल गुजर गए, बाकी 30 जून 23 पर 3 साल रह गए, रिमेनिंग लाइफ। Carrying value of the plant and related revaluation surplus included in the financial statements are 135.4 million after depreciation for the year ended 30 जून 23। 30 जून 23 की depreciation हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, क्लोजिंग आ चुका हुआ है। एंड 3.15 मिलियन आफ्टर ट्रांसफरिंग इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। दो चीज़ें हमें दे दी, रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू हमारे पास आ गई और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई जो हमारे पास आ जानी चाहिए। तो हमने वर्किंग बनाई कि हमारे पास कैरिंग अमाउंट भी है PPE की और हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है। और हमने 30 मिलियन को 8% जो डिस्काउंट रेट हमारे पास अवेलेबल था उस पर हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू पर ले आए और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 23.81 ये लायबिलिटी की बन गई, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। अब इसके अंदर लेकर आनी है चेंज। तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी है इसमें। आपने कुछ लोग ये करते हैं कि पहले लायबिलिटी करनी है फिर एसेट करना है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपने एट अ टाइम दोनों करने हैं। एट अ टाइम दोनों करेंगे तो क्या बनेगा, आपकी 40 मिलियन पर 1.08 आपकी 31.75 लायबिलिटी होनी चाहिए 23.81 से इंक्रीज़ कर आपने इंक्रीज़ करके वैल्यू लिख ली और आपने बैलेंसिंग 7.94 निकाल लिया कि लायबिलिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। लायबिलिटी इंक्रीज़ का मतलब लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड, ये मैंने लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया प्रोविजन को। नेक्स्ट, अब मेरे पास 112 मिलियन नेट वैल्यू अवेलेबल थी। 112 में यही 31.75 मैंने एडअप कर दिया ताकि ये टोटल वैल्यू बन जाए। तो रीवैल्यूड अमाउंट मेरी 143.75 हो गई। इससे जो मेरी इंक्रीज़ आई, एसेट में इंक्रीज़ आई 8.35। तो मैंने एसेट को इंक्रीज़ कर लिया, PPE को इंक्रीज़ कर लिया, डेबिट कर दिया। इंक्रीज़ की वजह से डेबिट में डेबिट ऐड होता है। बैलेंसिंग में देखूंगा मेरा डेबिट बन रहा है, क्रेडिट बन रहा है।
अगर मेरा डेबिट बन गया तो मैं पहले अपने सरप्लस को ख़त्म करूंगा, बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा अगर काफ़ी ज़्यादा हुआ। अगर क्रेडिट बन गया तो ये सरप्लस में जाना है, वैल्यू बढ़ रही है, सो सिंपल। तो एक ही लेवल के ऊपर आराम से काम हो जाएगा, 2-3 लेवल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली एंट्री यूं ही पास की मैंने, पीपीई डेबिट होने से मेरा एसेट्स बढ़े 8.35 बढ़ गए, प्रोविजन के क्रेडिट होने से, ये एक लायबिलिटी है, डिस्पेंडिंग लायबिलिटी मेरी क्रेडिट होने से ये भी बढ़ गई, और रीवैल्यूएशन सरप्लस 0.41 बढ़ने से, वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है कि इक्विटी के अंदर कोई चेंज लेकर आनी हो हमने, तो इसको हम कहीं पर भी नहीं लेकर आएंगे। और जो पुरानी वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी इनमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू रिवाइज अमाउंट्स आ जाएंगी।